हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिनो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 45 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट का लेवल जो है बहुत ही अच्छा है और एकदम आपके एग्ज़ाम के अनुकूल है, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। दोस्तों, अगर आप 44 प्रैक्टिस सेट तक नहीं देखे हैं तो आप इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसका अगर PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध रहता है और वीडियो अपलोड होने से 4-5 घंटा पहले अपलोड कर दिया जाता है ताकि आप लोग खुद से सॉल्व कर सकें। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो शायद आप लोग फर्स्ट टाइम जानेंगे और फिर हम उसका डिटेल्स बात करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहें। और फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक या शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये भाषा समूह है और उस भाषा समूह में कौन कौन भाषा आता है और उसमें कौन सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो फर्स्ट है इंडो आर्यन भाषा समूह, तो पंच परगनिया इसमें है। दोस्तों, इसमें जो है नागपुरी भी है। दोस्तों, खोटा भाषा भी इंडो आर्यन भाषा ही का समूह का ही भाषा है, खोटा। और कुरमाली भी है। दोस्तों, अगला है द्रविड़ भाषा समूह, तो माल्टो, ये भी सही है। आस्ट्रिक भाषा समूह जो है नागपुरी है। दोस्तों, नागपुरी तो इंडो आर्यन भाषा समूह का भाषा है, तो ये गलत है। दोस्तों, अगर पूछ दिया जाए कि आस्ट्रिक भाषा समूह का कौन कौन सा भाषा है, तो इसमें जैसे खासी हो गया, मुंडा हो गया, और इसका जो सबसे फेमस है कोरकू, ये आस्ट्रिक भाषा समूह का भाषा है। और चिन्नी तिब्बती भाषा समूह जो है बोडो है, तो इसमें ये भी है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, रोमानिया की राजधानी जो है कहाँ है, तो ये राजधानी जो है बुखारेस्ट है। कहाँ है? बुखारेस्ट। दोस्तों, अगला है वालेटा। दोस्तों, माल्टा की राजधानी जो है वालेटा है। किसकी राजधानी? माल्टा की। और सोफिया किसकी राजधानी है? तो सोफिया जो है बुल्गारिया की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है? बुल्गारिया की। और ये बाकू है। दोस्तों, बाकू किसकी है? तो बाकू अजरबैजान की है। दोस्तों, जैसे क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो ये जागरेब है। कहाँ है? जागरेब। अब बेलारूस का तो मिन्स्क है। बेलारूस का मिन्स्क है। तो रोमानिया का बुखारेस्ट हो गया, माल्टा का वालेटा हो गया, और अजरबैजान का जो है बाकू हो गया। सोफिया किसका है? तो सोफिया जो है बुल्गारिया का है। और बेलारूस का कहाँ है? मिन्स्क है। अगला है, श्रीलंका देश की राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों, श्रीलंका देश की राष्ट्रीय खेल कौन है? तो ये वॉलीबॉल है। इंग्लैंड का क्रिकेट है। और जापान का क्या है? तो जूडो है। जापान का जूडो है। और फुटबॉल कहाँ का है? ब्राज़ील का है। नेपाल का क्या है दोस्तों? तो नेपाल का जो है डंडी बियो है। क्या है? डंडी बियो। पड़ोसी देश का याद रखिएगा, डंडी बियो। और भूटान का? तो भूटान का तीरंदाजी है। तो याद हो गया ना? जैसे श्रीलंका का वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट तो जानते ही होंगे इंग्लैंड का, जूडो जो है जापान का है, फुटबॉल जो है ब्राज़ील का है, और भूटान का क्या है? तीरंदाजी, और नेपाल का है डंडी बियो। अगला है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो ये कनौज था। दोस्तों, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। कब? 606 ईस्वी में, और 16 वर्ष का ही था हर्षवर्धन, थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, हर्षवर्धन का अन्य नाम भी है, तो इसका याद रखिएगा। शिलादित्य भी जो है इनको जाना जाता है शिलादित्य के नाम से भी। दोस्तों, वानभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि था। कौन? वानभट्ट। और इन्होंने क्या रचना किया? तो हर्षचरित और कादम्बरी। तो कादम्बरी को याद रखिएगा, वानभट्ट। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो दोस्तों, अलाई दरवाज़ा है ये। दोस्तों, अलाई दरवाज़ा किस चीज़ से बना हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर से, और इसमें सजाया गया है सफ़ेद संगमरमर से। और किसने बनवाया था? तो ये कौन बनवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था।
किसने? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर द्वारा गुजरात विजय के बाद बनाया गया था, बुलंद दरवाज़ा। अगला है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों ये लिनलिथगो था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 36 से 44 तक, 1936 ईस्वी से 44 तक था। और लिटन का कार्यकाल कब तक था? कब से कब? तो 1876 से 80 तक था। और रिपन का 80 से 84 तक था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों लिटन के समय आया और रिपन जो है इसको रद्द कर दिया। कर्जन का कार्यकाल क्या है? तो ये 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था। इसके समय भी बहुत काम हुआ, जैसे पुलिस आयोग बना। दोस्तों जैसे कर्जन के समय क्या क्या हुआ उसका हम थोड़ा सा डिटेल्स बता देते हैं। दोस्तों कर्जन ने 1901 में, कब? 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ माने मॉनक्रीफ के अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बनाया। तो सिंचाई आयोग कब बना? 1901 में। दोस्तों 1902 में एंड्रूज की अध्यक्षता में, सर एंड्रूज फ्रेजर जो था, इसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। तो 1902 में पुलिस आयोग बना। और दोस्तों सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया। दोस्तों 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? 1904 में। तो तीन चीज़ याद रखिएगा, सिंचाई आयोग 1901 में, फिर जो ये पुलिस आयोग बना था 1902 में, किसकी अध्यक्षता में? सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में, और फिर ये 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। तो इस तरह से जो है इसके कार्यकाल में ये काम हुआ। अगला क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो इनकी राजधानी का नाम क्या है? तो क्या था दोस्तों? तो दोस्तों इसका राजधानी रायगढ़ था। और कब बनाया था? तो 1656 ईस्वी में ये राजधानी बनाया, रायगढ़। अगला है, सप्त क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर भी दे दिया है राम मनोहर लोहिया। ये गलत छपा हुआ है, मिस प्रिंट है। तो राम मनोहर लोहिया द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। दोस्तों इनका ये जो है 23 मार्च 1910 को अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये क्रांति, सप्त क्रांति। कब? 23 मार्च 1910 को। कहाँ? अकबरपुर, जो यूपी में है। और दोस्तों इनका मृत्यु जो है, राम मनोहर लोहिया की मृत्यु जो है कब होता है? 12 अक्टूबर 1967 को। 1967 की इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा आम्र वर्षा से जाना जाता है। दोस्तों इसमें 3-4 क्वेश्चन बनता है। अगर आप 3-4 क्वेश्चन को याद रखिएगा तो कभी ना कभी कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो ज़रूर आ जाता है। और उस समय आप नहीं सही कर पाइएगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। क्या है कि हर स्टूडेंट इसको याद रखता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन को आप गलती करते हैं तो आप बहुत ही पीछा हो जाएंगे, इसलिए आप नॉर्मल क्वेश्चन को नहीं गलती कीजिएगा। और दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट करने से यही फ़ायदा होता है कि आप नॉर्मल क्वेश्चन 100% सही कीजिएगा। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दोस्तों ये आम्र वर्षा जो है इसका इंग्लिश नेम भी याद रखिए, कभी कभी इंग्लिश नेम दे देता है। तो मैंगो शोवर बोलते हैं इनको, मैंगो शोवर। तो मैंगो शोवर जो है केरल में बोला जाता है। और दोस्तों असम में क्या बोला जाता है? तो असम में जो है टी शोवर बोला जाता है, यानी चाय वर्षा। दोस्तों कर्नाटक में क्या बोला जाता है? तो कर्नाटक में जो है कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम बोला जाता है। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम बोला जाता है। और उड़ीसा में क्या बोला जाता है? तो नार्वेस्टर जो है उड़ीसा में बोला जाता है, नार्वेस्टर। तो केरल, कर्नाटक, असम और एक और है बंगाल। बंगाल में जो है काल बैसाखी बोला जाता है। बंगाल में क्या बोला जाता है? काल बैसाखी। और दोस्तों ये जो वर्षा है ना, ये वर्षा ऋतु से पहले की जो फुहारा है उसी को नाम है ये सब। माने वर्षा ऋतु स्टार्ट होने से पहले ये वर्षा होता है। ये झंझावत के रूप में तेज़ बारिश होता है, आंधी तूफान रहता है। ये जून से पहले होता है, मई और जून में होता है। जून से पहले होता है, 1 जून से पहले। क्या है कि मानसून जो है 1 जून से केरल में स्टार्ट हो जाता है, जून के फर्स्ट हफ्ता से। अगला क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों असम में क्या है? तो असम में क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, पराम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है केरल राज्य में है।
अगला है कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, ये तो सही है। ऐसे जैसे कौन कौन राज्य से गुजरता है, तो पहले गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड। तो जो 7 सिस्टर है वहाँ से 2 स्टेट है, कौन कौन, मिजोरम और त्रिपुरा। बाकी बात इधर है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। टोटल कितना है, 8 है। अगला है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो कहाँ सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, दोस्तों ये बैरन द्वीप है। भारत में एकमात्र सक्रिय द्वीप है ये बैरन द्वीप। दोस्तों अगर सुषुप्त ज्वालामुखी पूछ दिया जाए तो सुषुप्त ज्वालामुखी जो भी एक ही है, नारकोंडम। दोस्तों ये सब जो है किधर है, तो हम लोग जानते हैं कि जो अंडमान है वो 4 भाग में है। 4 भाग में है, कौन कौन है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो जो ये 4 भाग है, तो ये जो है क्या नाम है इसका, नारकोंडम। तो नारकोंडम यहाँ पे है और बैरन द्वीप यहाँ पे है। तो ये सक्रिय है और ये सुषुप्त है। तो ये उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में जो है ना, अंडमान के उत्तर पूर्व में है, इधर है। दोस्तों ये 4 जो है, उत्तरी अंडमान, तो उत्तरी अंडमान पे ही क्या है, सैंडल पीक है। मध्य अंडमान पे क्या है, तो मध्य अंडमान पे क्या है, तो ये सबसे बड़ा है। मध्य अंडमान जो है, अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा समूह यही है, अंडमान, मध्य अंडमान। और दक्षिणी अंडमान द्वीप जो है क्या है, राजधानी है जो पोर्ट ब्लेयर है। और लिटिल अंडमान है। दोस्तों लिटिल और कार निकोबार, इसके बीच में ही 10 डिग्री चैनल है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कौन है, तो ये कृषिगत विकास और औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र विकास। तो कृषिगत विकास में जो है उन्मुख समृद्धि रखा गया, सभी में उन्मुख समृद्धि रखा गया, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह योजना है किस मॉडल पर आधारित था, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। 7वां किस पे, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है 7वां पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानवमी ने इस पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है अमेजन द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा, अमेजन द्वारा। अगला है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम में रिपोर्ट के द्वारा हुआ, तो ये भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में है। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909 में क्या हुआ, तो ये मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन का व्यवस्था किया गया। और 1919 में क्या हुआ, दोस्तों प्रांतीय में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ, प्रांतीय में। और संघ में जो है 1935 में लागू हुआ। अगला है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, तो ऑल अराउंड के लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो है अभिजीत गुप्ता है। कौन है, अभिजीत गुप्ता। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो किसमें शक्ति वर्णित है, तो 123 में है, आर्टिकल 1, 2, 3 है। दोस्तों इसी को चेंज कर दीजिए, 2, 1, 3 कर दीजिएगा तो राज्यपाल हो जाएगा। दोस्तों 143 अनुच्छेद में क्या है, तो इसमें इस आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति माने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। और 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति पद का है। और 300। दोस्तों एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, ये बहुत ही माइंडली क्वेश्चन है। अध्यादेश जो है, अध्यादेश मैक्सिमम कितने माह तक के रह सकता है अगर संसद में इसको विमोचन न किया जाए। यानी संसद में जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आज संसद का सत्र समाप्त हुआ और कल से अध्यादेश लग गया, तो ये फिर अगला अध्यादेश माने सत्र तक के ये चलता रहेगा। और फिर जब सत्र स्टार्ट होगा तो उसमें इसको कम से कम 6 सप्ताह के लिए, माने मैक्सिमम 6 सप्ताह के बाद जो है, माने 6 सप्ताह के अंदर में ही संसद से स्वीकृति लेना पड़ता है, माने अनुमोदन करना पड़ता है। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो अध्यादेश होता है मैक्सिमम
कितने माह तक का लागू रह सकता है अगर संसद में अनुमोदन न हो उससे पहले तक का, माने संसद में अनुमोदन से पहले तक का अध्यादेश कितने मैक्सिमम कितने माह तक लागू रह सकता है। तो ऑप्शन आप सुन लीजिए, ऑप्शन 6 माह, 7.5 माह, 1 साल, 3 साल। इसका 4 गो ऑप्शन है, आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप दिमाग लगाकर बताएंगे तो ज़रूर करेक्ट करेंगे। अगला है, भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। तो दोस्तों शून्यकाल का आशय क्या है, तो इसमें जो है दोस्तों इसमें क्या होता है कि प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली कार्यक्रम तक के बीच के समय को जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाता है वही शून्यकाल होता है। दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए, शून्यकाल जो है भारत का ही देन है और इसमें क्या है कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को जो है शून्यकाल कहा जाता है। और इसमें माने कोई भी विषय उठा सकता है जो समाज के हित में हो। और कब से शुरुआत हुआ, तो दोस्तों शुरुआत जो है 1962 से हुआ है और यह भारत की देन है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला है, पूरा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों पूरा होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। तो इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला है, किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। तो दोस्तों रग्बी में कितना होता है, तो 15 होता है, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में भी 7 होता है, हॉकी में 11 होता है, नेट बॉल में 7 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसबॉल और खो खो में जो है 9 होता है। पोलो कबड्डी में, तो पोलो में 4 होता है, कबड्डी में कितना होता है, कबड्डी में 7 होता है। और इसमें हॉकी में 11 होता है, क्रिकेट जैसा। अगला है, भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। तो दोस्तों भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी थी। और कहाँ की थी, तो ये यूपी की थी और कानपुर से विधानसभा में विजय हुई थी। और इन कब से कब, तो 1963 से 67 तक। दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि दूसरी महिला कौन मुख्यमंत्री थी, तो नंदिनी शतपथी थी। नंदिनी शतपथी थी और ये कहाँ की थी, तो उड़ीसा की थी। और कब से कब, तो 72 से 76 तक थी। अब फर्स्ट राज्यपाल तो जानता ही है, सरोजिनी नायडू। दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि विजय लक्ष्मी जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन, विजय लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है ये माउंट आबू में अवस्थित है। कहाँ, माउंट आबू में। दोस्तों ये जो है राजस्थान में माउंट आबू में अवस्थित है और 1 फरवरी 1975 को सीआरपीएफ द्वारा स्थापित किया गया था ये। और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है, तो जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। और आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अगला है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है। तो किस कंपनी से संबंधित है, तो ये नाइक कंपनी से संबंधित है। दोस्तों यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है जो जूते, परिधान, उपकरण और सेवाओं के डिजाइन, विकास, निर्माण और दुनिया भर में विपणन और बिक्री में लगा हुआ है। जस्ट डू इट, तो नाइक कंपनी है, नाइक कंपनी का टैगलाइन है। अगला है, मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये बिहार है। अगला है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे। तो प्रथम विदेशी जो है अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है। और कब मिला था, 1987 में। दोस्तों नेल्सन मंडेला का भारत रत्न कब मिला, तो 1990 में मिला था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का कि वर्ष 2021 के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है। तो किस फिल्म को दिया गया है, तो यह जो है तो ये इनको मिला है, रॉकेटरी द नंबी इम्फैक्ट को मिला है। अगला है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हाल ही में हवा से हवा में मार करने वाले किस स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
तो ये अस्त्र का सफल परीक्षण किया है, अस्त्र का। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने का ऐलान किया गया है? तो कौन सा दिवस मनाने का ऐलान किया गया है? तो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का किया गया है। दोस्तों 4 क्वेश्चन है जो आप लोग हमेशा याद रखेगा, आने वाला कोई भी एग्जाम में जरूर पूछेगा। जैसे चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ और 23 अगस्त को जो है 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग हुआ और जिस स्थान पर लैंड किया उनका नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति नाम रखा गया। दोस्तों चंद्रयान 2 जो लॉन्च सॉफ्ट लैंडिंग किया था उसका नाम रखा था तिरंगा पॉइंट। तो तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, वो भी याद रखिएगा। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये इंदौर। अगला है IEEFA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता देश बन जाएगा? तो किस वर्ष तक सौर निर्माता देश बन जाएगा? तो ये 2026 तक। अब हम लोग समान विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा क्या किया जा सकता है? निष्कर्षित किया जाता है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो है निष्कर्षित किया जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा का उपयोग जो है व्यंजन क्रिया के लिए नहीं किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन क्रिया। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम क्या है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो ग्रुप है किस ग्रुप में नोबल गैस को रखा गया है? तो ये 18वां ग्रुप में नोबल गैस को रखा गया है। जो फर्स्ट है हीलियम है, जो इसका क्या होता है परमाणु संख्या 2 है। इसके बाद नियोन है 10 है, आर्गन 18 हो गया, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86। तो दोस्तों जेनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है और हीलियम जो है हीलियम फर्स्ट आवर्त में है, फिर नियोन जो है सेकेंड आवर्त में है और थर्ड आवर्त में जो है कौन है? आर्गन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। और फोर्थ में कौन है? तो फोर्थ में क्रिप्टॉन है जिसका परमाणु संख्या 36 है और जिनोन जो है 5 आवर्त में है और समूह 18 में है और 54 इसका है और इसको स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती हो। तो दोस्तों दहन से जो है गर्मी और प्रकाश पैदा होता है। दोस्तों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या हाइड्रोजन की कमी हो जाए। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की कमी हो जाए लेकिन ऑक्सीजन बढ़ जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन भी ग्रहण करता है लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दोस्तों ऑक्सीडेशन में जो है क्या होता है? ऊर्जा निकलता है। जैसे यहाँ दहन हो रहा है तो ऊर्जा निकल रहा है, लेकिन रिडक्शन में जो है ऊर्जा ग्रहण किया जाता है, माने निकाला नहीं जाता, लिया जाता है रिडक्शन में। दोस्तों एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं। जो हम लोग फोटोसिंथेसिस होता है उसमें H2O का ऑक्सीडेशन होता है। H2O का क्या होता है? O2 में ऑक्सीडेशन हो जाता है और यहाँ O1 है, यहाँ 2 हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। CO2 का रिडक्शन होता है। तो CO2 का रिडक्शन होता है किस में? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। दोस्तों और थोड़ा सा डीप जाएगा तो H2O जो है ये कौन सा क्रिया है? तो ये माने लाइट के उपस्थिति में होता है, यानी प्रकाशीय क्रिया है। फोटोसिंथेसिस 2 टाइप का होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है, एक क्या होता है? एक लाइट रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन जो है ग्रेना भाग में होता है। किस भाग में? ग्रेना भाग में। और लाइट रिएक्शन में ही जो है जल का ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन बनाता है जो बाई प्रोडक्ट है, यानी हम लोग के लिए यूज है। CO2 जो है CO2 ये डार्क रिएक्शन से CO2 का फोटोसिंथेसिस होता है। तो डार्क रिएक्शन किस में होता है? स्टोरमा में होता है। किस में? स्टोरमा में। और ये जो है CO2 का रिडक्शन कर ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज जो है खुद अपने लिए रखता है, यानी भोजन। दोस्तों ग्लूकोज जो है अपने लिए रखता है तो वो क्या हो गया? तो ये मेन प्रोडक्ट हो गया। तो फोटोसिंथेसिस में मेन प्रोडक्ट जो है ग्लूकोज हो गया और क्या बोलते हैं बाय प्रोडक्ट जो है ये क्या कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया।
दोस्तों इसको याद रखिएगा कि बाई प्रोडक्ट जो बनता है ऑक्सीजन प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें बनता है, और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप जो है हीरा है। अगला, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आइस क्यूब पिघलाना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये पिघल जाएगा फिर हम आइस बना सकते हैं, तो ये आइस क्यूब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? इसमें कौन हो जाएगा? मकड़ियों का अध्ययन को जो है आर्कनोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं? तो मानव की संस्कृति या सभ्यता के अध्ययन को जो है एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों साइनोलॉजी किसको बोलते हैं? तो कुत्ते के अध्ययन को जो है साइनोलॉजी बोला जाता है। दोस्तों और चीज़ है, इक्योथोलॉजी किसको बोलते हैं? तो मछली के अध्ययन को इक्योथोलॉजी बोलते हैं। ऑर्थोलॉजी किसको बोलते हैं? पक्षी के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। तो इस टाइप से आप याद रखें। तो दोस्तों पक्षी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। दोस्तों अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और दोस्तों को भी जोड़िए इस चैनल से। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, आप ज़रूर आपको फ़ायदा करेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जेली जैसे पदार्थ को जो है कोशिका द्रव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो जैविक उत्प्रेरक कौन है? तो दोस्तों जैविक उत्प्रेरक जो है एंजाइम है। दोस्तों एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैविक रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। दोस्तों एंजाइम उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है, यानी एंजाइम क्या है? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बन यौगिक है, यानी यह प्रोटीन है। अगला, इनमें से कौन सा केचुआ का श्वसन अंग है? तो केचुआ का श्वसन अंग क्या है? तो त्वचा है। दोस्तों मछलियाँ गलफोरों से सांस लेती है, और कॉकरोच और अन्य कीड़े स्पाइरिकल से के माध्यम से सांस लेते हैं। क्या नाम है इसका? स्पाइरिकल। ये कौन सांस लेता है इसके थ्रू? ये कॉकरोच। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंठ को क्या कहा जाता है? तो ये वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। तो इसके बारे में भी थोड़ा हम डिटेल जानते हैं। दोस्तों देखिए, एक माउथ होता है, एक क्या होता है? नाक होता है। यहाँ पे जो है क्या होता है? फेरिंक्स होता है, ये होता है। इसके बाद जो है यहाँ पे दो नली आता है, जिसमें क्या होता है? एक जो है क्या होता है? ये वाइंड पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है। ये वाइंड पाइप है, ये फूड पाइप है। दोस्तों यहाँ पे एक क्या होता है? इपीग्लोटिस होता है। क्या होता है? इपीग्लोटिस, जो अगर भोजन खाते हैं तो सांस वाला पाइप को है बंद कर दिया जाता है, तो ये इपीग्लोटिस हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये वाइंड पाइप कहाँ होता है? तो ये वॉइस बॉक्स कहाँ होता है? तो जो वाइंड पाइप होता है उसके ऊपर में वॉइस बॉक्स होता है, इस टाइप में। ये वॉइस बॉक्स है यहाँ पे। दोस्तों वॉइस बॉक्स जो है, वॉइस बॉक्स ये लिरिक्स में होता है, लिरिक्स होता है। और दोस्तों इसके अंदर जो है वोकल कोड होता है। क्या होता है? वोकल कोड। और इसी वोकल कोड से जो है हवा टकराती है, यहीं पे साउंड बनता है। तो ये वाइन पाइप के ऊपर क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है, जिसको लिरिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिरिक्स बोलते हैं, जिसको स्वर या ध्वनि यंत्र भी बोला जाता है, लिरिक्स को। और इसी के अंदर जो है वोकल कोड होता है, और यही वोकल कोड से जो है ईयर टकराती है, वाइब्रेट करती है, और तब साउंड का निर्माण होता है। और दोस्तों एक क्या होता है? एक एडम्स एप्पल होता है। क्या होता है? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल होता है। तो एडम्स एप्पल क्या है? ये जो है लिरिक्स के ऊपर होता है, जो हम लिरिक्स बताए ना उसके ऊपर होता है। ये पिच को कंट्रोल करता है, एडम्स एप्पल। तो जो आवाज़ में पिच होता है उसको कंट्रोल करता है। कौन? ये एडम्स एप्पल, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यौवना आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा स्रावित होता है? इससे जो है स्वेद और तेल स्रावित होता है। अगला है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? तो क्या मदद मिलती है? तो बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर रहती है, क्या कि विटामिन ए है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है?
आँख की रोशनी कम होती है, इसलिए आँख की रोशनी बेहतर रहेगा। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो ये हृदय रोग से, हृदय रोग जो है एंजियोप्लास्टी से उपचार किया जाता है। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? तो प्लांक नियतांक की यूनिट जो है जूल सेकेंड है। क्या है? जूल सेकेंड है। अगला है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किस अंतर के कारण किया जा सकता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो केवल ध्वनि गुणता के कारण, ध्वनि गुणता यानी क्वालिटी के कारण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वालिटी। दोस्तों ध्वनि का तरत्व इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति का तरत्व उच्च होता है, मालूम है दोस्त। जबकि ध्वनि की प्रबलता तरंगों की ऊर्जा से संबंधित है और तरंग आयाम पर निर्भर करता है। तो तरंग जो है किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। और ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है? तो तरंगों की ऊर्जा पे। यानी हम लोग क्वालिटी से ही इसको विभेद कर सकते हैं, केवल ध्वनि गुणता से। अगला है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो किस परिघटना का? तो ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। अगला है, इनमें से किसके द्वारा इंडक्स मोटर को एसी पावर जनरेट करने के लायक बनाया जा सकता है? तो ये अल्टरनेटर के समानांतर इसे जोड़कर। अगला है, यदि एक टेलीविज़न सेट में रंग हल्के होते हैं तो यह समस्या बहुत संभव होगी। तो किससे? क्रोमा एम्पलीफायर की समस्या होगी। अगला है, रेलवे कोच पर प्रयुक्त बेयरिंग है तो किसका यूज होता है? तो रोलर बेयरिंग इसका यूज होता है। दोस्तों मैथ रीजनिंग आप लोग खुद से कीजिएगा। अब हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद झारखंड से 40 क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। अगला है, प्राय किसी पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं और उन्हें प्राय नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये वायरस। प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एक एम्पटी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको जो है टेम्पलेट कहते हैं। जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उस फाइल को क्या कहते हैं? तो उस फाइल को जो है ये एग्जीक्यूटेबल कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल। अगला है, CD रोम और CD-WR में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो CD-RW में राइट किया जा सकता है, CD रोम में केवल रीड किया जा सकता है। अगला है, यदि आप चाहें कि एक स्लाइड निर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे जाए तो एनिमेशन के टैब में इस स्लाइड के ग्रुप को ट्रांजिशन में डैश चेकबॉक्स में क्लिक करते हैं। तो किस चेकबॉक्स पर क्लिक करते हैं? तो ऑटोमेटिकली आफ्टर पर क्लिक करते हैं। पेज पर शब्द के रूप में दिखेंगे उसके लिए क्या शब्द है? तो उसके लिए क्या शब्द है? तो टाइप फेस है। वर्ड प्रोग्राम के घटकों में ये शामिल होते हैं टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। इसका क्या हो जाएगा? विंडो हो जाएगा। जब वर्ड रैप से आप किसी ऐसे शब्द को टाइप करते हैं जिसका फैलाव मार्जिन में पहुंच जाता है, इंसर्शन पॉइंट और शब्द स्वयं ही अगली पंक्ति में चले जाते हैं। तो स्वयं क्या है? दाहिने की ओर चला जाएगा। वह चीज़ जो सरलता से समझ में आ जाए कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो ये यूजर फ्रेंडली कहलाता है। डाटाबेस के कीबोर्ड से डाटा एंट्री करने के अतिरिक्त डैश से भी डाटा की एंट्री की जा सकती है। किससे डाटा की एंट्री की जा सकती है? इनपुट फॉर्म से। अगला क्वेश्चन है, वो विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं, क्या कहलाता है? तो ये सर्च इंजन कहलाता है। अगला है, यदि आप कोई मेनू खोलें और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए डैश कुंजी दबाया जाता है। तो कौन कुंजी दबाया जाता है? एस्केप। सेव करना किसका प्रोसेस है? तो सेव करना किसका प्रोसेस है? तो ये मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करना। यदि आप कोई मेनू खोलें और फिर तय करें कि आप कोई ऑपरेशन सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए डैश कुंजी दबाते हैं। कौन कुंजी दबाते हैं? एस्केप। अगला है,
यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, तथापि केवल डैश प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। तो कितने प्रोग्राम? तो ये केवल एक ही प्रोग्राम एक्टिव हो सकता है। स्लाइड का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइडों को फॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है। तो ये मास्टर। अगला है डैश का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है। तो एंटर एडिट किससे किया जा सकता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में। आप एक यूआरएल टाइप करने हेतु डैश बार का प्रयोग कर सकते हैं और वेब पेज प्रदर्शित करते हैं या वेब पेज से संबंधित सूची प्रदर्शित करने हेतु एक ही वर्ड टाइप करते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये एड्रेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह एक विशेष प्रोग्राम है जो किसी खास प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे स्टेटमेंट और को प्रोसेस करता है और मशीनी भाषा में बदल देता है, जिसे कंप्यूटर का प्रोसेस इस्तेमाल करता है। उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है लोडर कहते हैं, लोडर। अब जो है हम लोग झारखंड से 40 क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड बजट 2023-24 में किस जिले में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है? किस जिले में है? तो रांची में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक झारखंड के प्रत्येक घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा? किस वर्ष तक? तो 2025 तक। दोस्तों 2024 होगा आंसर, 25 नहीं, 24 तक जो है जल आपूर्ति की सुनिश्चित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सिद्धो कान्हू कृषि एवं वनरोज राज्य सरकार सहकारी संघ का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो हेमंत सोरेन को बनाया गया। महाश्वेत देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आर्नेयर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो किसके जीवन पर आधारित है? तो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, मेरी बेटी मेरी पहचान योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। यह योजना 2016 में प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करना। और इस योजना के तहत गांव के सभी घर के दरवाजे पर घर की बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की पहल की जाएगी। नेम प्लेट में बेटी के साथ माँ का भी नाम लिखा जाएगा। तो सभी सही है तीनों। क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में पगला बाबा आश्रम राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये देवघर जिला में है। अगला है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय झारखंड के किस व्यक्ति को प्राप्त है? तो विजय नीलमणि खलको को प्राप्त है। अगला है, भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर कहाँ के विद्रोहियों से मिल गए थे? तो कहाँ के विद्रोहियों से मिल गए थे? तो ये शाहवादा से मिल गए थे, शाहवादा के थे। वर्तमान में झारखंड में 2 रेलवे परिक्षेत्र हैं, पूर्व मध्य रेल और दक्षिण पूर्वी रेलवे। झारखंड में पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा मंडल स्थित है? तो ये धनबाद हो जाएगा। अगला है, मुख्यमंत्री को उस पद से उसकी अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है। तो विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे। अगला है, राज्य विधायिका के दोनों सदन उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कर दे। तो ये दोनों सदन होगा, न कि एक सदन। राज्यसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 2/3 बहुमत से उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे। राज्य विधायिका के दोनों सदन उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कर दे। राज्यसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 2/3 बहुमत से उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे। राज्यपाल में विचार में राज्यपाल का राज्य का संवैधानिक ढांचा टूट गया हो। तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए कौन सही होगा। इसमें बोल रहा है ना कि कब माने कौन कौन परिस्थिति में हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो मुंडा भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल है? तो खरिया। अगला है, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो झारखंड के राज्य पशु का दर्जा किसको दिया गया है? तो इंडियन एलिफेंट को। अगला है, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और गर्मी के काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बुध की बाबा की पूजा की जाती है? तो कौन सा त्यौहार हो जाएगा? तो इसमें जो है भक्ता पर्व है। अगला है, झारखंड सरकार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो अस्थायी कृषि संथाल कृषक। वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? राबड़ी देवी थी। अगला है, सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है? तो प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान।
अगला क्वेश्चन है बिहार के जमशेदपुर में जन्मे प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक कौन है जिन्होंने सोचा न था नामक अपना निर्देशन डेब्यू बनाया था? तो कौन है? तो ये इम्तियाज अली है। अगला है झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमाटाइट का अधिकतम भंडार है? तो हेमाटाइट का अधिकतम भंडार किस क्षेत्र में है? तो चिरिया में है। 1931 में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की थी जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? तो ये किसान सभा। अगला है उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कोयले के भंडार से संबंधित झारखंड का स्थान क्या है? तो झारखंड का स्थान क्या है? तो ये प्रथम है। अगला है रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? तो ये रांची नगरपालिका प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है किस भाषा परिवार से है? तो किस भाषा परिवार से? तो इंडो आर्यन भाषा परिवार से है। अगला है झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम के सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है तसर सिल्क के है। लातेहार जिले में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो ये नेतरहाट को। अगला है इनमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र में से एक है? तो कौन सा है? तो ये नगारा और तामक 2 है, डी आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए वर्ष 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार संजीव कुमार सिन्हा ने तीरंदाजी के लिए जीता था। अगला है 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड शिखर सम्मेलन में ऊर्जस्वी नेतृत्व, मजबूत और प्रगतिशील नीतियों और राज्य की औद्योगिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो ब्रांड एम्बेसडर जो था ये महेंद्र सिंह धोनी था। अगला है झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? तो कौन है? तो ये बिरसा मुंडा। अगला है झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2016 और औद्योगिक पार्क नीति के तहत महत्वपूर्ण नीतिगत हॉलों के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? तो गलत बताना है। तो फर्स्ट है परियोजना लागत का 50% के साथ औद्योगिक पार्क के लिए 10 करोड़ रुपये तक की सीमा, सही है। क्षेत्र विशिष्ट पार्कों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 7 करोड़ रुपये की सीमा के साथ 50%, सही है। व्यापक परियोजना निवेश सब्सिडी फिक्स्ड कैपिटा, ये भी सही है। अगला है परियोजना लागत का अधिकतम 5 करोड़ रुपये और 35% 45% का अनुदान सहायता, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है अभिनेत्री सिमोन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था जिन्होंने हिंदी फीचर फिल्म कल हो न हो में अभिनय किया और टेलीविजन शो हीना में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो कौन है? तो ये जमशेदपुर की जन्मी थी। कौन? ये सिमोन सिंह। अगला है 1874 में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ? तो कौन है? ये भागीरथ माझी के नेतृत्व में। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ को मई 2017 में अनुमोदित किया गया था। झारखंड में इस परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन ने मंजूरी दी थी? तो ये वर्ल्ड बैंक ने। अगला है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैद में हिरणों को प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? तो एक प्राकृतिक आवास हिरण के लिए कौन प्रदान करता है? कहाँ? बिरसा मृग विहार। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड का बगारू पहाड़ों में महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है? तो ये बॉक्साइट है। कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में गुजरती है? तो ये रांची से, और रांची जो है कर्क रेखा पे ही है रांची। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भरपूर ग्रेफाइट भंडार है? कौन सा स्थान है? तो पलामू में। इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कोटोरे, पेन स्टैंड्स, कोस्टर और मैट में बुना हुआ जाता है, या डाइड और कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट के में बुना जाता है? तो ये सवाई घास है। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2001 के मुताबिक विकास केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों इत्यादि में छप्पर का आवंटन ठेकेदारों को किया जाएगा ताकि वे कितने वर्षों के लिए वार्षिक लीज पर नवीकरण की सुविधा के लिए अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर सके? तो कितने वर्ष के लिए? तो ये 30 वर्ष के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन दुनिया के सबसे ऊंची 7 समिट 7वीं महाद्वीपीय चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो पहली भारतीय महिला प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री जो है कौन? अर्जुन मुंडा बने थे। तो दोस्तों आज हो गया, तो इतना ही।
दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए ताकि व्यू बढ़े तो और हम अच्छा से बेहतर कर सकें। दोस्तों 30 प्रैक्टिस सेट से पहले जो है मैं झारखंड के बारे में बहुत ही डिटेल्स बात किया हूँ हर प्रैक्टिस सेट में। तो आप अगर 30 प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो झारखंड के बारे में आप बहुत ही जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्त, इतना ही।